हेलो एवरीवन, आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 47। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, आकृति भी अपनी माँ और अपनी बहन जैसी ही निकली। वह भी इस बात से खुश थी कि सुधा की शादी उनके मतलब के लिए हो रही है। अब मिस्टर सक्सेना भी कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही में हरीश सक्सेना भी कल की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उसे पता था कि यह पूजा उसके लिए कितनी जरूरी है। अगर यह पूजा बिना किसी विघ्न के हो जाती है तो आने वाले चुनाव में उसकी जीत तय है। इसलिए वह हर कोशिश कर रहा था कि इस पूजा में कोई भी विघ्न ना पड़े। अब यह देखना है कि क्या यह पूजा बिना किसी विघ्न के होती है। आइए देखते हैं अब आगे। सुबह हो चुकी थी। सक्सेना हाउस में यह सुबह चहल पहल से हो रही थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, काम कर रहा था। सगाई के साथ साथ पूजा की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। वहीं श्रुति सुधा से सारा काम करवा रही थी। लेकिन जैसे ही हरीश वहां आया तो उसने सुधा को फिर जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। श्रुति हरीश के सामने सुधा को जलील करने लगती है, जिससे कि हरीश की नफरत सुधा के लिए बनी रहे। वहीं अब तो सुधा को इन सब की आदत हो चुकी थी। हरीश ने एक नजर सुधा को देखा और फिर सुधा की तरफ देखते हुए कहा। हरीश ने कहा, अभी के लिए तैयार रहना, आज सुबह अजय और उसकी फैमिली भी आ रही है। तभी श्रुति बोली, अरे मिलना क्या है, अजय ने तो सुधा को देखा ही है और आप लोग तो जानते ही है ना अजय को भी और उसकी फैमिली को भी। तो एक काम करते हैं, जैसे ही आरोही की सगाई होती है साथ ही में अजय और सुधा की शादी भी कर ही देते हैं। जैसे ही आरोही ने यह सुना तो उसका मुंह बन गया। आरोही बोली, यह क्या बोल रही है माँ आप मेरी बराबरी इस नौकरानी से कर रही हैं। तभी वहां मिस्टर सक्सेना आए और आरोही को चुप कराते हुए बोले, तमीज से बोलो आरोही, सुधा इस घर की बेटी है। जैसे तुम हो वैसे ही सुधा है। भूलो मत कि सुधा तुमसे बड़ी है, तुम सबसे बड़ी, तो इस घर पर सबसे ज्यादा अधिकार उसी का है। तभी श्रुति बोली, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है पिताजी कि मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं। देखिए जी, आपके पिता भी यही सोचते हैं कि मेरे बच्चों का इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा कोई अधिकार ही नहीं तो मैं यहाँ किस हक से रहूं। हरीश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मिस्टर सक्सेना उन दोनों की तरफ कड़क आवाज में देखते हुए बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, बस छोटी बहू, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो मन में आए कहती रहो। और तुम्हारे इन पेत्रों को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। भले ही तुमने भड़का कर हरीश को अपनी साइड कर लिया हो, लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकती हो। और मैंने जो कहा था उसका मतलब तुम अच्छे से समझती हो, लेकिन तुम बात का बतंगड़ बनाए बिना रह कैसे सकती हो। मैंने बस इतना कहा कि जितना अधिकार इस घर में तुम्हारे तीनों बच्चों का है, उससे कहीं ज्यादा अधिकार सुधा का है। भूलो मत, सुधा इस घर की असली वारिस है। तभी हरीश बोला, तो पिताजी मेरे ये 3 बच्चे क्या इस घर के नकली वारिस हैं। मिस्टर सक्सेना बोले, यह तो तुम भी जानते हो हरीश और मैं भी कि सुधा इस घर में सबसे ज्यादा हकदार है। इस घर में उसका हक तुम्हारे बाकी 3 बच्चों से सबसे बड़ा है। अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं आज ही वकील को बुलवा कर इस घर का अच्छे से बंटवारा कर देता हूँ। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी इस बात पर। इतना कहकर मिस्टर सक्सेना वहां से चले गए। हरीश सुबह सुबह अपने पिता से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी वहां से बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए चला गया। सुधा वहीं खड़ी थी। श्रुति ने देखा था कि सुधा वहीं खड़ी है तो उसे मिस्टर सक्सेना का गुस्सा निकालने का सही मौका मिल गया। श्रुति सुधा से बोली, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, सुबह सुबह क्लेश करवा कर। मेरी बेटी की खुशी तो तुझसे देखी ही नहीं जाती ना। आज उसके लिए इतना बड़ा दिन था और आज के दिन भी तूने घर में क्लेश ही करवा दिया। मनहूस कहीं की। चल जाकर तैयार हो जा, आज तेरी और अजय की शादी होनी है। शादी में मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। इतना कहकर श्रुति सक्सेना ने सुधा को अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में चले जाने के बाद श्रुति खुद से बोली, यह बुड्ढा कुछ ज्यादा ही तेज निकला।
इससे पहले इसने जो गुस्से में कहा वह सच कर दे। मुझे सुधा की शादी कैसे भी करवानी होगी, नहीं तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। इतना कहकर श्रुति प्लान बनाने के लिए कमरे में चली गई। मंदिर में महापूजा और महायज्ञ का आयोजन हो चुका था। थोड़ी देर में सक्सेना फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजय की फैमिली भी वहां आ चुकी है। साथ ही में जिस लड़के से आरोही की सगाई होने वाली थी, वह लड़का भी वहां मौजूद था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि हरीश की पार्टी हेड का बेटा था। दरअसल हरीश को यह पार्टी चुनाव टिकट भी इसलिए ही मिला था कि अगर आरोही की शादी उसके बेटे रमन से हो तो हरीश को इस इलेक्शन में एक भारी सपोर्ट मिलेगा। इस शादी के पीछे एक कारण यह भी था, और आरोही और रमन भी एक दूसरे से प्यार करते थे। रमन आरोही को कॉलेज टाइम से पसंद करता था, इसलिए वह भी शादी के लिए मान गया था। पर आरोही रमन के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। उसे पता था कि रमन की फैमिली पावरफुल फैमिली है और रमन इकलौता लड़का है, तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए वह भी शादी के लिए मान चुकी थी। हालांकि अगर उसे इस समय कोई नया लड़का मिलता जो रमन की फैमिली से भी ज्यादा अमीर होता तो वह झट से यह शादी तोड़ देती। लेकिन अभी आरोही के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस कारण वो यह शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ रमन उससे प्यार करता था, तो आरोही यही सोच रही थी कि उसे और क्या चाहिए। फिर रमन उससे प्यार करता है, जो वह कहती वह करता है, और अमीर भी है, तो ऐसी ऐश भरी लाइफ को छोड़कर वह खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को भी हरीश सक्सेना के इस महापूजा के बारे में पता चल गया था। महापूजा और महायज्ञ से पहले सगाई होने वाली थी, इसलिए दोनों फैमिलियां सगाई के लिए वहां आ चुकी थी। वहां रुद्र भी यह सब कुछ टीवी पर लाइव देख रहा था। अपने कमरे में बैठे रुद्र को जब यह पता चला कि सुधा की भी अभी सगाई होने वाली है, तो उसे अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। टीवी पर सुधा की तस्वीर भी दिख रही थी। लाइव फुटेज में अजय सुधा के बगल में खड़ा था, लेकिन सुधा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। थोड़ी देर में श्रुति सुधा के बगल में आई। उसने सुधा से कुछ कहा तो अपने चेहरे पर सुधा एक फीकी सी मुस्कान लेकर हंस रही थी, पर आंखों में निराशा और शांति अभी भी दिख रही थी, जिसे रुद्र ने देख लिया था। रुद्र उस पिक्चर्स को देखते हुए बोला, कुछ तो है इस लड़की में। अचानक से सगाई हो रही है और शाम को शादी, जबकि सगाई तो सक्सेना की छोटी बेटी की थी। बगल में खड़ा अर्णव बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने पता लगाया है कि अब सुधा और अजय की सगाई भी आज ही आरोही के साथ ही होगी, और रात को शादी भी इसी मंडप में। हरीश सक्सेना ने अपना सारा प्लान चेंज कर दिया है। शायद यह रमन की फैमिली के साथ अपने पिछले 2 दिन में जो कुछ भी किया है उसी का नतीजा है। आपने यहाँ आने से पहले जो रमन भारद्वाज की इलीगल फैक्ट्री की डिटेल्स निकलवा कर पब्लिक करी थी, शायद अपनी इमेज को बचाने के लिए भारद्वाज फैमिली ने यह कदम उठाया है। इसलिए तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि शादी भी आज शाम ही होने वाली है, और अभी बताया जा रहा है कि अभी सगाई होने के साथ साथ रात को दोनों की शादी भी होने वाली है। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और फिर अर्णव की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र बोला, प्लान कहाँ तक तैयार है? अर्णव रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, प्लान तैयार है, अब बस शादी का इंतजार है। रुद्र बोला, ठीक है, शादी आज ही होगी। जैसे ही अर्णव ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह चौंकते हुए बोला। अर्णव बोला, क्या बोला तूने? शादी अभी? सोच समझ कर बोल रुद्र। रुद्र बोला, मैं कोई भी काम बिना सोच समझ के नहीं करता हूँ। मुझे लगता है सक्सेना को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, तो चलो शुरू करते हैं तमाशा। इतना कहकर रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जिसे अर्णव ने देख लिया था। अर्णव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र चाहता क्या है। पूजा वाली जगह पर पूजा की तैयारी हो रही थी। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई। सगाई के बाद उसके बाद सगाई होनी थी। पूजा पूरी हो ही रही थी कि तभी मौसम बारिश का माहौल बन गया।
अचानक से मौसम ने और हवाओं ने अपना पूरा रुख बदल दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गर्मियों के मौसम में ये अचानक से बारिश का मौसम कैसे बन गया। अच्छी खासी जहां धूप निकली हुई थी वहां बादलों ने अपना डेरा जमा दिया। महापंडित ने हरीश को साफ कहा था कि यह पूजा किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ी तो यज्ञ की आहुति के साथ साथ यज्ञ की अग्नि भी बंद हो गई। पूजा खंडित हो चुकी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। हर कोई सोच रहा था कि न जाने यह कैसा अपशगुन है। और इसका सारा ठिकरा श्रुति ने दोबारा से सुधा के ऊपर फोड़ दिया। हरीश तो इस बात से गुस्सा था कि यह पूजा समय से नहीं हो पाई, लेकिन वह किसी से कहता भी क्या कि उसने यह पूजा सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि वह आने वाले चुनाव में जीत सके। वह यह बात किसी को नहीं बता सकता था। वह सिर्फ गुस्सा कर सकता था। सुधा के कहने पर उसे भी यही लगने लगा कि वह यह सब कुछ सुधा की फूटी किस्मत के कारण हुआ है। और हरीश ने फिर से सुधा को दोष देना शुरू कर दिया। श्रुति तो यही चाहती थी कि सुधा फिर से जलील हो और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में बारिश अपने चरम पर आ चुकी थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो रहा है। तभी महापंडित ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा। महापंडित जी बोले, हरीश सक्सेना, मौसम का अंदेशा कुछ और ही कह रहा है। आने वाला समय बदलने वाला है। इतना कहकर पंडित जी ने सुधा की तरफ इशारा किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए सुधा से बोले। पंडित जी दोबारा बोले। तभी पंडित जी ने फिर से कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, खासकर श्रुति को। उसने पंडित जी के मुंह से यह सारी बातें सुनी तो उसको जलन के मारे सुधा से और भी नफरत होने लगी। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पंडित जी सुधा के बारे में यह बात करेंगे। वह तो हर किसी को सुधा को मनुष्य बताते हुए सबकी नजरों में सुधा की अहमियत गिराना चाह रही थी, लेकिन पंडित जी की कही इन बातों को सुनकर हर कोई हैरान हो गया। महापंडित जी हरीश सक्सेना की तरफ देखते हुए और फिर सभी घर वालों की तरफ देखकर सुधा की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोले, यह कोई आम बारिश नहीं है। यह नई कहानी के लिखे जाने के से पहले का तूफान है। हरीश सक्सेना, तेरी इस बेटी का भाग्य बदलने वाला है। इस भाग्य से एक ऐसा भाग्य जुड़ने वाला है जो 100 सदियों में सिर्फ एक लड़की का होता है। यह लड़की एक बहुत बड़ी कहानी की सूत्रधार बनने वाली है। हरीश सक्सेना, तेरी यह बेटी कोई आम लड़की नहीं। यह अपना भाग्य किसी ऐसे के साथ जोड़ेगी जिसकी उम्मीद भी तुझे नहीं होगी। यह सुनकर तो हर कोई हैरान हो चुका था। तभी सुधा के भाग्य की इतनी बड़ाई सुनकर श्रुति को जलन भी होने लगी थी। श्रुति ने व्यंग करते हुए कहा, क्या बात कह रहे हैं आप पंडित जी? यह लड़की, अरे इसका तो भाग्य इतना खराब है कि जिस दिन इसकी शादी होनी थी उसी दिन इसका होने वाला पति मर गया। और आज देखो, आज भी सगाई होने से पहले पूजा में विघ्न आ गया। इसका भाग्य तो इतना खराब है कि कुछ भी शगुन होने से पहले ही अपशगुन हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि इसका भाग्य 100 साल में सिर्फ एक लड़की के पास होता है। सच कह रहे हैं आप। देखिए ना, ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसका भाग्य ऐसा होगा कि शादी के दिन होने वाला पति मर जाए, दूसरी शादी कराए जब यह देखना पड़ जाए। सुधा तो सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो चुकी थी। तभी पंडित जी फिर बोले। महापंडित जी बोले, मेरे मुंह से निकला हर एक एक शब्द पत्थर की लकीर है। मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। इस लड़की की तकदीर बदलने वाली है। तकदीर के साथ साथ इसकी पूरी जिंदगी भी बदलने वाली है। और इसकी जिंदगी बदलेगी तो वह तुम सबकी कहानी की नई सूत्रधार होगी। और वह तो ईश्वर की मर्जी है कि इसकी शादी किसके साथ होगी। कभी कभी इंसान जो चाहता है उसके खिलाफ चीजें होती हैं। तुम इसकी शादी तो कर रहे हो और इसकी शादी में उस ईश्वर ने अपना आशीर्वाद स्वयं दिया है। यह विवाह अब होने से कोई नहीं रोक सकता। हर किसी को यह लग रहा था कि पंडित जी सुधा और अजय की शादी के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पंडित जी यह जानते थे कि सुधा की जिंदगी में क्या होने वाला है। आखिर
इतने बड़े गुरु पंडित जो थे वो। वे तो सुधा के माथे की लकीरें देखते ही समझ गए कि यह जो बिना मौसम की बारिश हुई है यह किसी और की कहानी का ही संकेत है, जो जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो मंदिर के ही अंदर आरोही, रमन, सुधा और अजय की सगाई कर दी गई। लेकिन जैसे ही अजय ने सुधा की उंगली में अंगूठी पहनानी चाही तो उसकी अंगुली कटी हुई थी और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। श्रुति बोली, यह कैसे हुआ? तभी श्रुति को याद आया कि सुबह जब सुधा प्रसाद के लिए फल काट रही थी तब श्रुति ने जोर से चाकू सुधा के हाथ से छीना था, जिससे सुधा की उंगली कट गई थी। उस समय श्रुति ने यह नहीं देखा था कि सुधा की कौन सी उंगली कटी हुई है। उसे अब ध्यान आ रहा था कि जिस उंगली में सगाई की अंगूठी पहनी जाती है वही उंगली कटी हुई है। सुधा बोली, वह सुबह फल काटते वक्त कट गया था। तभी पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, तुम दूसरी उंगली में अंगूठी पहना दो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अजय ने भी अनमने ढंग से सुधा के हाथों को पकड़ते हुए उसकी दूसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। सुधा ने श्रुति के कहने पर अजय के हाथों में भी अंगूठी पहना दी। सगाई हो चुकी थी, जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था। दोनों जोड़ों ने फोटो खिंचवाए। आखिर टीआरपी के साथ साथ अपनी पब्लिसिटी भी तो करवानी थी हरीश सक्सेना को, जिसके लिए उसने काफी न्यूज चैनल वालों को यहाँ बुलाया था ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। कुछ दिनों से उसकी पार्टी की छवि खराब हो रही थी। उसकी वजह कौन था यह तो कोई नहीं जानता था। हरीश सक्सेना रुद्र से सिर्फ इस बात से चिढ़ रहा था क्योंकि रुद्र ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, बल्कि रुद्र अपने दम पर ही बनारस में अपना एक बहुत बड़ा कारोबार जमा चुका था जो अन्य राज्यों में भी आसानी से फैल सकता था। इसलिए रुद्र मुंबई से बनारस आया था अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने के लिए। हरीश सक्सेना इस बात से चिढ़ा हुआ था कि कल का आया हुआ लड़का उसकी जमीन पर आकर बिजनेस को बड़े अच्छे से खड़ा कर रहा है। वह नहीं चाहता था कि रुद्र इस बिजनेस में सफल हो। उसे पता था कि रुद्र बहुत बड़ा इंसान है और बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल है। अगर उसका सपोर्ट उसे मिल जाता है तो वह बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेगा। लेकिन हरीश सक्सेना ने जब रुद्र के सामने अपनी बेटी का ऑफर रखा कि वह उसकी बेटी से शादी कर ले तो रुद्र ने साफ इनकार कर दिया। यही वजह थी कि हरीश सक्सेना को रुद्र से इतनी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि आज तक हरीश सक्सेना को किसी ने इनकार नहीं किया था। यहाँ तक कि रमन के पिता, जो कि हरीश की पार्टी के हेड थे, उन्होंने भी सामने से हरीश की बेटी के लिए रिश्ता मांगा था, जिस बात का गुरूर हरीश सक्सेना को सबसे ज्यादा था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि रुद्र ने उसकी बात का इनकार किया और उसकी बेटी से शादी करने से भी। इसलिए उसने रुद्र पर हमला करवाया था। लेकिन अभी उसे पता नहीं था कि रुद्र किस बल का नाम है। उसकी पार्टी के खिलाफ जो भी बातें मीडिया में फैली हुई है वह सब रुद्र ने ही करवाई है। अब हरीश सक्सेना को इस बात का भी दुख था कि पूजा नहीं हो सकी, लेकिन वह इस बात से खुश था कि उसको अब टिकट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिर सगाई जो हो चुकी थी, रमन और आरोही के साथ साथ सुधा और अजय की भी। अब इंतजार था तो रात को शादी का। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। सगाई की रस्मों के साथ साथ सभी लोगों ने खाना पीना खत्म किया और घर के लिए निकल गए। आखिर रात की शादी की भी तैयारियां करनी थी। शादी बनारस के सबसे बड़े मंदिर में होने वाली थी। ऐसा भव्य आयोजन किया गया था कि हर कोई देखकर चौंक रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसी भव्य शादी भी होने वाली है। आखिर आरोही हरीश सक्सेना की सबसे लाडली बेटी जो थी। आरोही को इस बात का गुस्सा था कि सुधा की शादी भी उसी शादी के साथ हो रही थी। सुधा और आरोही से ज्यादा सुंदर थी। आरोही को यही लग रहा था कि सुधा की सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन जब श्रुति ने आरोही को यह समझाया कि सुधा की सुंदरता तो केवल आज के लिए है, कल से जब अजय उसे अपने पैरों से कुचलेगा तो उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी अकड़ और उसका स्वाभिमान भी मिट जाएगा। आरोही को यह बात ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उसे कोई गम नहीं था कि भले ही आज शादी के दिन सुधा उसकी लाइमलाइट छीन ले, लेकिन कल वह अपने होने वाले पति के साथ कुछ ही दिनों में हनीमून के लिए निकल जाएगी और वहां जाकर काफी एंजॉय करेगी।
और सुधा अजय के घर में नौकरानी बनकर जिएगी। आरोही इस बात से काफी खुश थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले सुबह पूजा और सगाई होने के बाद दिन में हल्दी और मेहंदी की रस्म हो रही थी। यह शादी काफी जल्दी थी, इसलिए संगीत की रस्म होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन लड़कियों और बाकी सभी महिलाओं ने हल्दी मेहंदी की रस्मों में ही संगीत कर लिया था। अब इंतजार था तो शादी का। यह शादी सबके लिए बहुत ही जरूरी थी। अजय के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसे सुधा को अपना बनाना था। वह सुधा की खूबसूरती में इतना पागल हो गया था कि वह कैसे भी करके शादी करना चाहता था। श्रुति शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे सुधा से नफरत थी, और वहीं हरीश सक्सेना यह शादी इसलिए कर रहा था ताकि सुधा इस घर से हमेशा के लिए चले जाए। आरोही और रमन की शादी भी हरीश सक्सेना की बस पावर पाने की एक कोशिश थी। आरोही और रमन की शादी हो जाने के बाद हरीश सक्सेना को आने वाले चुनाव का टिकट मिलने वाला था, जो कि उसके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला था। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ था शादी के पीछे, पर एक सुधा थी जिसे शादी के होने या ना होने से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसके अपने मन की मर्जी के मुताबिक कुछ तो होने से रहा। जो कुछ भी हो रहा था वह सब श्रुति और बाकी फैमिली वालों की मर्जी से हो रहा था। मिस्टर सक्सेना भी बूझे मन से शादियों के हर काम में अपना योगदान दे रहे थे। बूढ़ी हड्डियों में कोई जान नहीं रह गई थी। वह बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि सुधा की लाइफ बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि अजय कैसा लड़का है। वह शादी के बाद सुधा की जिंदगी को नर्क बना देगा, यह बात उन्हें अच्छे से पता थी और अंदर ही अंदर खाए भी जा रही थी। वहीं श्रुति जब मिस्टर सक्सेना को यूं घुटते हुए देख रही थी तो मन ही मन उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह मन ही मन खुद से बोली, बहुत ही अच्छा लग रहा है ससुर जी, तुम्हें ऐसे घुटते हुए देखकर। तुम्हारी लाडली पोती जिसका तुम भला करने जा रहे थे, पर देखो ना, मैंने ऐसी बाजी पलटी कि तुम्हारी लाडली पोती की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में कैद होने वाली है। बस एक बार सुधा की शादी हो जाए, उसके बाद तुझे भी मैं अपने रास्ते से ऐसे हटाऊंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, पर उससे पहले यह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम जरूर करवाऊंगी। इतना कहकर श्रुति वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। दूसरी तरफ रुद्र ने भी अपना प्लान काम करना शुरू कर दिया था। शाम हो चुकी थी, बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। रमन और अजय दोनों ही दूल्हे के रूप में दरवाजे पर खड़े अपनी आरती करवा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आरती होने के बाद दोनों को अंदर कमरे में लाया गया जहां मंडप तैयार था। थोड़ी रस्में होने के बाद दोनों ही दुल्हों को अलग अलग मंडप में बैठा दिया गया। अब इंतजार था तो उन दोनों की दुल्हनों का। लाल रंग के शादी के जोड़े में सुधा कयामत ढा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवी उतरकर साक्षात खड़ी हो। इतनी सुंदर कि हर किसी की नजरें सुधा पर थी। चेहरे पर मासूमियत, काली सी बड़ी बड़ी आंखें, हल्का मेकअप उसकी सुंदरता को एक अलग ही रूप में निखार रहा था। वहीं सुधा को इतना सुंदर देखकर आरोही मन ही मन जल रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सुधा कुछ ना करते हुए भी इतनी सुंदर लग रही थी, जबकि आरोही ने इतना ज्यादा मेकअप किया हुआ था इस शादी में खूबसूरत दिखने के लिए कि वह फिर भी सुधा के सामने फीकी ही नजर आ रही थी। यह बात श्रुति ने महसूस कर ली थी, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। सुधा और आरोही दोनों ही धीरे धीरे मंडप में आ चुकी थी। पंडित जी ने दोनों ही दुल्हनों को वरमाला दी और अपने अपने होने वाले पति अर्थात वर को पहनाने के लिए कहा। दोनों ही दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वरमाला पहनने के बाद पंडित जी ने शगुन की साड़ी और कपड़े दूल्हा और दुल्हन को दिए। यह वही कपड़े थे जिन्हें पहनकर दोनों ही जोड़ों को मंडप में बैठकर शादी की बाकी रस्में करनी थी। इसलिए वरमाला की रस्म हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने अपने कमरे में कपड़े बदलने चले गए। तभी अजय ने सुधा के साथ कोई ऐसी हरकत की जिसकी उम्मीद सुधा को नहीं थी। सुधा, अजय, आरोही, रमन कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी मौका देखते ही अजय ने सुधा का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर घिनौनी नजरों से मुस्कुराने लगा और बोला, वरमाला की रस्में तो हो चुकी थी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को शगुन के कपड़े देकर अपने अपने कमरे की तरफ रवाना कर दिया था। यह शादी की एक सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन शगुन के लाए गए कपड़े ही पहनकर मंडप में बैठते हैं
और एक बार दोनों ही जोड़ों ने यह कपड़े पहन लिए तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। इसके बाद दूल्हे सहरे में और दुल्हन घूंघट में ही मंडप पर आते हैं। इसलिए रमन एक नजर आरोही को देखकर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चला गया। वहीं अजय ने सुधा का हाथ पकड़ा और उसके हाथों को अजीब तरीके से छूते हुए एक गंदी सी मुस्कान के साथ उसे निहार रहा था। उसकी यह नजर इतनी वाहियात और घटिया थी कि सुधा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह बस अजय से हाथ छुड़वाना चाह रही थी, तभी अजय ने सुधा के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, मैं तो प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ और तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। कोई बात नहीं, कुछ ही घंटों की बात है, फिर तुम्हें ऐसा मसलूंगा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम्हारे तन की खुशबू में बहकता जा रहा हूं मैं। इंतजार नहीं हो रहा अब मुझसे। अब तो बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो तुम मेरी ही हो। इतना कहकर अजय ने सुधा का हाथ छोड़ दिया। सुधा ने अपने हाथों को पकड़ा और उसे ऐसा देखा मानो किसी कीचड़ में उसका हाथ लग गया हो। सुधा बिना कुछ कहे और बिना अजय की तरफ देखे वहां से सीधे कपड़ों की थाल लेकर कमरे की तरफ चली गई और अजय वह अपनी गंदी सी मुस्कान लिए कमरे में चला गया। कमरे में आते ही सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीधे बाथरूम में गई और वहां जाकर वॉश बेसिन में उसने पानी का नल खोला और अपने हाथों पर साबुन लगाते हुए अपने हाथों को रगड़ते हुए धोने लगी। वह अपने हाथों से उस अजय की चुभन को मिटा देना चाहती थी, पर फिर उसे अजय की कई बातें याद आ गई और उसकी आंखों से फिर पानी बहने लगा। वह बस हाथ पकड़ने में ही अजय की छुअन को मिटा रही थी। वह यह सोचने लगी कि अभी तो बस अजय ने उसे पकड़ा है, अगर यह शादी हो जाएगी तो जीवन भर अजय उसको यूं ही नोचता रहेगा। वह तब क्या करेगी? पर अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह हारे हुए जंग के सिपाही की तरह चुपचाप कपड़े बदलने लगी। थोड़ी देर में श्रुति कमरे में आई। उसने देखा कि सुधा तैयार हो चुकी है। श्रुति ने सुधा की तरफ देखा और कहा, तैयार हो गई हो तो महारानी नीचे आने का कष्ट करो। तुझे लेने के लिए नहीं आया जाएगा कोई। एक तो मेरी बेटी के इतने अच्छे दिन पर मनहूसियत बनकर खड़ी हो गई। हर कोई तुझे ही देख रहा था। कहा था मैंने तुझे कि ज्यादा मेकअप मत करना, पर नहीं, तुझे तो मेरी बेटी की जगह लेनी होती है। इतना कहकर श्रुति ने सुधा के गालों को जोर से पकड़ा, जिससे सुधा की चीख निकल गई। श्रुति फिर बोली, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब बिना मेकअप के चुपचाप ऐसे ही चल नीचे। ज्यादा सुंदर बनकर भी क्या कर लेगी तू? मेरी बेटी की किस्मत तो नहीं चुरा सकती ना। सच्चाई क्या है यह तो तू भी बहुत ही अच्छे से जानती है और मैं भी। तेरी शादी अजय से हो रही है, ना कि रमन से। और रमन और अजय में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरी बेटी राज करेगी घर में और तू नौकरानी बनकर रहेगी। तो अभी से अपनी औकात याद रख। इतना कहकर श्रुति ने सुधा को जल्दी से तैयार किया और नीचे मंडप में ले आई। दूल्हा और दुल्हन चारों ही मंडप में आ चुके थे। बिना किसी देरी के शादी की रस्में शुरू हो गई, जिसका इंतजार हर किसी को था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने शुद्धिकरण करते हुए विवाह की विधियों की शुरुआत की, देवताओं को आमंत्रित किया और फिर विवाह की रस्में आरंभ हुई। सबसे पहले रस्म थी कन्यादान की। श्रुति और हरीश ने सबसे पहले सुधा का कन्यादान किया। क्योंकि सुधा बड़ी थी इसलिए रीति के अनुसार सबसे पहले उसी का कन्यादान होना था, फिर आरोही का। श्रुति ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वहां कई बुजुर्ग और रिश्तेदार मौजूद थे। उनके सामने श्रुति कोई तमाशा नहीं चाहती थी। आखिर आरोही की शादी उसके लिए बहुत ही मायने रखती थी और श्रुति जानती थी कि सुधा और अजय की शादी का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वह इस बात से संतुष्ट की थी कि चाहे कन्यादान पहले हो या बाद में, राज तो उसकी ही बेटी करेगी और सुधा तो नौकरानी की तरह अपना जीवन बिताएगी। कन्यादान की रस्में पहले सुधा की हुई, फिर आरोही की। इसके बाद पंडित जी ने हरीश और श्रुति को वर वधु को देवी लक्ष्मी और नारायण मानकर आरती करने को कहा। दोनों ने ही दोनों जोड़ों की अर्चना की। फिर सुधा और आरोही को, रमन और अजय को बैठा दिया गया। इस रस्म के बाद माता पिता अलग जाकर बैठ गए। फिर पंडित जी ने वर और वधु से यज्ञ में आहुति देने को कहा। दोनों ही जोड़ों ने यज्ञ में आहुति दी। इसके बाद पंडित जी ने फेरे लेने के लिए दोनों जोड़ों को खड़े होने को कहा।
दोनों जोड़े खड़े हो गए और फिर शुरू हुए 7 फेरे। तभी अचानक खड़े होने पर सुधा का लहंगा उसके पैर में फंस गया। वह अचानक लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। यह एहसास सुधा के लिए जाना पहचाना था। हर कोई हैरान था। तभी श्रुति ने सुधा को खींचकर खड़ा किया और उसकी ओर देखकर बोली, ध्यान से खड़ी हो। सुधा कुछ कहती उससे पहले ही पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। क्या सुधा जान पाएगी इस एहसास को, जो उसे जाना पहचाना सा लगा, या यह एहसास उसके दिमाग का कोई जन्मा वहम है? जानना दिलचस्प होगा, जो कि जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।